नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में इस पूरे हफ्ते का एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए क्या रखें अब आप स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में आपके आगे की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ेंगे। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान है आज ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी का स्वागत करते हैं शो में। और पूरी रिसर्च टीम में आशीष हमें आज बताएंगे आज कैसा रहा बाजार का हाल और HGS से क्यों टूटा निवेशकों का भरोसा। वरुण से हम जानेंगे ज्वेलरी कंपनियों के शानदार Q3 अपडेट और 2022 का सुपर स्टॉक भी। स्वाति खंडेलवाल हमें बताएंगी एस्कॉर्ट्स के लिए बड़ी खबर और कुशल से जानेंगे अगले हफ्ते के लिए अहम ट्रिगर्स। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा उतार चढ़ाव के बीच बाजार ने हफ्ते का अंत बढ़त पर ही किया। पूरे हफ्ते के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी करीब 2.5% उछले और निफ्टी 17,800 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी बैंक इस हफ्ते 6.25% उछलकर 37,700 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। FIIs और DIIs की तरफ से क्या डेटा हमें सामने मिल रहा है, जरा समझते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से खरीदारी के आंकड़े सामने आए हैं। 496 करोड़ रुपए FIIs ने खरीदे हैं। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 115 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। आइए अब अनिल जी से एडिटर स्टेक में समझते हैं कि कमजोर ग्लोबल संकेत होने के बावजूद हमारे घरेलू बाजार क्यों भागे। कल वायदा कारोबार के हफ्ते के एक्सपायरी के दिन के झटके के बाद भारतीय बाजारों ने आज फिर से पकड़ी रफ्तार। दुनिया भर के बाजारों से कोई बहुत दमदार संकेत नहीं थे। FIs की बिकवाली के भी बड़े दमदार आंकड़े आए, उसके बावजूद बाजार आज बिल्कुल भी डरे नहीं। उम्मीद के विपरीत मजबूती के साथ खुले और उसके बाद दिन के दौरान एक झटका जरूर लगा। 17,900 तक निफ्टी पहुंचा और उसके बाद 17,700 तक आया भी, लेकिन आखिरी घंटे में फिर जो रफ्तार पकड़ी और दिन के सेकंड हाफ में तेजी जो बनती दिखी, फाइनली क्लोजिंग 17,800 के ऊपर होती हुई दिखी है, यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, या तो कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा। इस रनअप में अब तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग मिली है 37,800 के ऊपर और एक बार बैंक निफ्टी 38,000 के पार निकला भी, टिका भी। हालांकि उसके बाद हल्का फुल्का करेक्शन जरूर आया। तो आज के सेशन में दोनों तरफ के ट्रेडिंग के मौके थे, लेकिन रुझान के लिहाज से देखें तो तमाम कमजोर संकेतों के बावजूद और स्पेशली FIs की बिकवाली के बावजूद बाजार ने जो ताकत दिखाई और हरे निशान में जो बंद हुए 9:15 बजे और 3:30 बजे में, ये बड़ा फर्क था कि मजबूती के साथ बंद हुए। और ये मजबूती तब दिखी जबकि कोई डाउ फ्यूचर से बड़े संकेत नहीं थे। ये मजबूती तब दिखी जबकि आपके पास कल के आंकड़े FIs के बड़े खराब थे और ये मजबूती वीकेंड सेशन पर दिखी है। तो आज वीकली क्लोजिंग 17,800 के ऊपर होना कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। 38,000 के बेहद करीब पहुंचना बैंक निफ्टी का क्लोजिंग बेसिस पर और दिन के दौरान पार करना बेहद कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। अच्छी बात एक और ये कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी योगदान अपना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तेजी में वो भी भाग ले रहे हैं। कई सारे बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। बजट से पहले खरीदारी का मूड माहौल बनता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल आज का सेशन कई मायनों में अहमियत वाला रहा और आज की रिकवरी डेफिनेटली ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों का हौसला बढ़ाने वाली है और इस बात को ज्यादा मजबूत करेगी कि अगले हफ्ते में बाजार 18,000 के ऊपर निकलने की कोशिश निफ्टी पर जरूर करना चाहिए। सोमवार की तैयारी भी आपकी करवाएंगे हम थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आज बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कैसा देखने को मिला समझते हैं। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी से जानते हैं। आशीष जरा बताएं, आज बाजार में जो बढ़त के साथ हमने क्लोजिंग देखी उसमें कौन से सेक्टर्स मजबूती के साथ बंद हुए और कहां पर कमजोरी थी। देखिए, साल 2022 का पहला हफ्ता जो है काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिला। ग्लोबल और लोकल दोनों फैक्टर्स ने बाजार को इन्फ्लुएंस किया। ग्लोबल की बात की जाए तो फेड के जो मिनट्स आए इसके चलते बाजार पे एक असर देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट आई, लेकिन भारतीय बाजार अगर आप देखें तो संभलते हुए नजर आए। निश्चित तौर से खरीदारी आई। निफ्टी ने जब 17,650 का आंकड़ा, अहम आंकड़ा पार किया, इसके बाद सेंटिमेंट काफी सुधरा। हफ्ते के दौरान विदेशी निवेशकों ने भी कुछ दिन ऐसे थे जहां पर खरीदारी की। इसके अलावा अगर आप देखें तो बैंक्स हैं, रियल एस्टेट हैं, कंज्यूमर सेंट्रिक जो कंपनीज हैं, इनकी तरफ से जो Q3 के बिजनेस अपडेट्स आए, इनसे भी देखें तो बाजार का सेंटिमेंट काफी सुधरता हुआ नजर आया और अक्रॉस अगर आप देखें तो खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी देखें तो हफ्ते के दौरान 2.5% चला। सेंसेक्स में भी देखें तो सिमिलरली 2.5% के मूव्स देखने को मिले। निफ्टी मिड 100 जो कि मिड कैप्स का सूचकांक है, यहाँ पर 2% की तेजी देखने को मिली। स्मॉल कैप है निफ्टी 500 जो कि एक डाइवर्स इंडेक्स है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 2% के आसपास के गेन जो है बाजार में देखने को मिले। और इस गेन्स में देखें तो सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया निफ्टी बैंक ने
पूरे हफ्ते के दौरान अगर आप देखें तो बड़ा और मैसिव मूव देखने को मिला। करीब 6% की तेजी जो है निफ्टी बैंक ने हफ्ते के दौरान दिखाई। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स पर भी नजर डाली, इसने काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया इस पूरे रनअप में। फाइनेंशियल सर्विसेज में 5% की तेजी देखने को मिली। पूरा एनर्जी पैक की प्रदर्शन काफी बढ़िया रही, 4% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले। ऑटो स्टॉक्स की जो रफ्तार है वो भी दोबारा लौटती हुई नजर आई, 3% के गेंस देखने को मिले। लेकिन एफएमसीजी की तरफ से एक्शन अगर आप देखें तो थोड़ा सुस्ती भरा देखने को मिला, केवल 1% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले। ग्रासिम निफ्टी का एक ऐसा स्टॉक है जो हफ्ते के दौरान 11% चला। ओएनजीसी क्योंकि कच्चे तेल में भी अगर आप देखें तो बढ़िया रिबाउंड आया है, और आयशर मोटर्स में भी देखें तो 9% का बड़ा उछाल देखने को मिला। लेकिन निफ्टी के कुछ स्टॉक्स ऐसे भी थे जिन्होंने बाजार को अंडर परफॉर्म किया, ना कि सिर्फ अंडर परफॉर्म, गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डी 5 से 4% की गिरावट, इन्फोसिस है, डिविस लैब है, सिप्ला, यानी हफ्ते के दौरान अगर आप देखें तो आईटी और फार्मा दोनों पैक ने जो है बाजार को निराश किया और यहां पर गिरावट देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन भरपूर था। मिसाल के तौर पर आप देखें तो ग्रीव्स कॉटन यहां पर करीब 28% की तेजी हफ्ते के दौरान देखने को मिली। ईवी जगत से जुड़ा हुआ स्टॉक है तो स्वाभाविक है कि बजिंग रहता है, यहाँ पर बड़े मूव देखने को मिले। इंडिया सीमेंट्स यहाँ पर भी देखिए काफी बड़े वॉल्यूम के साथ खरीदारी आती हुई नजर आई। 24% से ज्यादा के गेंस हफ्ते के दौरान देखने को मिले। पूनावाला फिनकॉर्प ये स्टॉक हमने आपको बताया था, और 20% की तेजी देखने को मिली। मिंडा कॉर्पोरेशन है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में बढ़िया रुझान देखने को मिला। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी थे जिन्होंने देखिए बाजार में थोड़ा सा दबाव डाला, गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। मिसाल के तौर पर देखें तो हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस, क्योंकि निवेशकों की तरफ से जो डिविडेंड कंपनी ने ऐलान किया वो उम्मीद से काफी कम था, केवल 150 रुपए की 14% की गिरावट हफ्ते के दौरान दिखाई। और इसके अलावा स्पंदना स्फूर्ति 13% का करेक्शन देखने को मिला। धानुका एग्रीटेक अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते जो लास्ट वीक था वहां पर ठीक ठाक गेंस देखने को मिले थे, लेकिन इस हफ्ते करेक्शन रहा। मैक्स हेल्थकेयर, परसिस्टेंट सिस्टम, आईटी जगत से जुड़ा स्टॉक है, 7% की गिरावट जो है यहाँ पर देखी गई। चलिए, तो सेक्टर स्पेसिफिक हमने एक्शन समझा हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार का। अब आज के एक्सपर्ट संदीप जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, साल का पहला कारोबारी हफ्ता एक्शन के लिहाज से आपको कैसा लगा? अब आगे की स्ट्रैटेजी के हिसाब से सोमवार के लिए कौन सी इंट्राडे पिक आप लेकर आए हैं और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखा जा सकता है? बिल्कुल गजब का हफ्ता था। इनफैक्ट अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही बढ़िया गया और ब्रॉडर मार्केट्स बहुत बढ़िया थे। स्मॉल कैप, मिड कैप्स में बजट के पहले एक अच्छा माहौल बना होता और बजट स्पेसिफिक स्टॉक्स जो है वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि एफआईआईज की भी बाइंग जो पहले न्यूट्रल हुई थी और बाइंग में आए, हालांकि बहुत ज्यादा बाइंग एग्रेसिवली तो नहीं है, बट आज भी देखिए वैसे कुछ कैश मार्केट में पॉजिटिव आंकड़े आए हैं। फिर पावर सेक्टर है, बैंक निफ्टी है, स्मॉल कैप, मिड कैप्स, इन्होंने गजब का परफॉर्मेंस दिया है। और करेक्शन आज का दिन अगर देखें तो ऊपर के लेवल से, जैसा कि अभी अनिल जी कह रहे थे कि 17,900 से अच्छा खासा नीचे आके 17,800 के ऊपर जो बंद हुआ, उससे कॉन्फिडेंस और बढ़ता मार्केट में और वैल्यू बाइंग हो रही है मार्केट्स में। जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उनमें बाइंग आ रही है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बाइंग का नजरिया रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बजट के पहले जिस तरीके के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं निफ्टी में, तो अच्छी खासी तेजी और भी बन सकती है यहाँ से। तो इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे मैं लाया हूँ टाटा केमिकल्स, जो कि 927 पे बंद हुआ है, 950 का टारगेट लगाए और 910 का स्टॉप लॉस। और जब मार्केट्स अच्छे रहते हैं तो मैं इंट्राडे कैश मार्केट पिक हमेशा ला रहा हूँ। एक्स्ट्रा एक पिक है ये, जो कि 243 पे बंद हुआ है। वेस्ट कोस्ट पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर मुझे लग रहा है कि पेपर स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो वेस्ट कोस्ट पेपर पे दाव लगाना चाहिए। और 251, 254 का टारगेट और 240 का स्टॉप लॉस। और पोजिशनल पिक के तौर पे अगेन प्री बजट पिक्स के तौर पे और एग्री इनपुट्स और एग्री रिलेटेड सेक्टर्स में वैसे बहुत ज्यादा बुलिश हूं मैं। तो वीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स, जो कि मिनी ट्रैक्टर्स बनाती है, तो 2859 पे ये बंद हुआ है। टारगेट लगा है 3250, 3290 का दूसरा टारगेट और 2720 का स्टॉप लॉस। पोजिशनल पिक के तौर पे वीएसटी टिलर्स। बिल्कुल, तो संदीप जी की राय इंट्राडे एफएनओ में टाटा केमिकल्स में खरीदारी की राय वो दे रहे हैं। इंट्राडे कैश पिक के तौर पर वेस्ट कोस्ट पेपर और पोजिशनल व्यू बीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स में रखने की सलाह संदीप जैन की। आगे बढ़ते हैं और एक खबर का रुख यहां पर कर लेते हैं। ज्वेलरी कंपनियों के शानदार Q3 अपडेट आ रहे हैं। अब ये आंकड़े क्या बताते हैं, जरा समझते हैं हमारे सहयोगी वरुण से। बताइए वरुण। देखिए, तीसरी तिमाही में ज्वेलरी कंपनियों की बिक्री जो है वो काफ़ी दमदार रही है। एटलीस्ट मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई है वो तो यही कह रही है। और इनको मदद कहाँ से मिली है, तो एक तो लो बेस था, उसका फ़ायदा इन कंपनियों को मिला।
त्योहारी सीज़न का एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो इन कंपनियों को मिला है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, शादियों का सीज़न भी अपने चरम पे था, तो उसका भी बड़ा फ़ायदा जो है वो ज्वेलरी कंपनियों को मिला है। टाइटन में देखिए, ज्वेलरी की जो बिक्री है साल दर साल करीब 37% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ हुई है। इसके अलावा वॉचेस और वेरेबल की जो बिक्री है उसमें भी 28% की बढ़ोतरी है। आईवेयर की बिक्री में 27% और बाकी कारोबार में भी 44% के आसपास की ग्रोथ देखने मिली है। यानी कि ज्वेलरी तो बिक रही है, साथ ही साथ जो बाकी डिस्क्रिशनरी चीज़ें हैं उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। कंपनी का कहना है कि प्री पैंडेमिक लेवल से औसतन टिकट साइज जो है उसमें 15% के आसपास का उछाल देखने मिला है। टियर 1 शेयरों में सुधार जो है वो काफ़ी बेहतर है और प्री पैंडेमिक लेवल के आसपास यहाँ पे सेल्स पहुँच चुकी है। और सबसे अच्छी बात टाइटन का ये कहना है कि जो नए ग्राहक है वो काफ़ी हद तक कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। वहीं वॉचेस की बात करें तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कारोबार में ग्रोथ जो है काफ़ी बेहतर रही है। प्रीमियम कैटेगरी में जो कंपनी ने लॉन्चेस किए थे उसका बड़ा फायदा कंपनी को मिला है। कल्याण ज्वेलर्स का कहना है कि कुल आय में करीब 17% के आसपास की बढ़ोतरी हुई। मिडिल ईस्ट का कारोबार जो है वहाँ पे काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ देखने मिल रही है, 22% के आसपास की ग्रोथ वहाँ हुई है और वहाँ पे जो सेल्स है वो तो प्री कोविड लेवल के आसपास पहुँच चुकी है। और सिर्फ यही नहीं, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन ज्वेलरी सेल्स जो है वो भी काफ़ी बेहतर रही है। कल्याण ज्वेलर्स में देखिए 35% के आसपास की बढ़त ऑनलाइन ज्वेलरी सेल्स में देखने मिली है। इसके अलावा काफ़ी सारे नए स्टोर्स भी इन कंपनियों ने खोले हैं और साथ ही साथ कंपनियों ने अपने कमेंट्री में कहा है कि ग्रॉस मार्जिन जो है उसमें भी अच्छा खासा सुधार देखने मिला है। यानी कि ये तिमाही जो है वो ज्वेलरी कंपनियों के लिए काफ़ी बेहतर रही है। डिमांड तो अच्छी थी, साथ ही साथ मार्जिन में भी सुधार की उम्मीदें लगाई जा रही है। शुक्रिया वरुण पूरी जानकारी हमको देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक्सक्लूसिव खबर है और एस्कॉर्ट्स के लिए बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी के ओपन ऑफर में देरी हो सकती है। पूरी खबर अच्छे से समझते हैं जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल से। स्वाति, आपसे समझना चाहेंगे एस्कॉर्ट्स के लिए इस बड़ी खबर के मायने। जी बिल्कुल, एक कॉर्पोरेट से जुड़ी खबर है। आपको पता है कि एस्कॉर्ट्स ने कुछ ही दिन पहले ओपन ऑफर कुबोटा ओपन ऑफर यहाँ लेकर आने वाली है, बट वहाँ अभी थोड़ी सी देरी होगी। जी हाँ, जो डेट दी गई थी वो 11 जनवरी से 24 जनवरी के बीच की पीरियड था और अब सूत्र बता रहे हैं कि क्योंकि अप्रूवल सब आर नॉट इन प्लेस, बेसिकली स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स जो उनको चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाई हैं पूरी तरह, तो ये डेट थोड़ी सी शिफ्ट होगी। 11 यानी ट्यूसडे, यानी अब एक दिन मात्र बचा है और काफ़ी अप्रूवल्स यहाँ पेंडिंग हैं और इसके लिए आप जल्द देखेंगे। एक कंपनी भी ऑफकोर्स ऑफिशियली अनाउंस करेगी कि वो पुश कर देंगे थोड़े से समय के लिए ये डेट्स। ये इंपॉर्टेंट खबर है ध्यान में रखने की, क्योंकि 11 जनवरी को ही खुलने वाला था। अब एटलीस्ट 1 से 2 महीना, जहां तक अप्रूवल्स की बात करें 1-1.5 महीना 2 महीना लग सकता है, तो शायद वो डेट्स पुश होकर फरवरी या मार्च की डेट्स यहाँ पर आएंगी। एग्जैक्टली क्या डेट्स आती हैं वो तो कंपनी डिसाइड करके बताएगी, बट ये डेफिनेट है कि 11 जनवरी को ओपन ऑफर जो खुलने वाला था वो अब थोड़ी सी वहाँ पर देरी होगी। खास बात क्या है, हमने कंपनी को लिखा और उनसे राय जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा है ऑफ कोर्स कि मॉर्गन स्टैनली ने ये के बिहाफ कुबोटा के बिहाफ पे मॉर्गन स्टैनली ये मैनेज कर रहे हैं, तो एस्कॉर्ट्स इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो शेड्यूल था वो इंडिकेटिव था, सब्जेक्ट टू गेटिंग अप्रूवल्स फ्रॉम सेबी एंड अदर स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स, जो कि अभी भी अवेटेड है। तो इन मैनी वेज हम देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी डिले है ओपन ऑफर आने में। बहुत शुक्रिया स्वाति एक्सक्लूसिव खबर हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगले हफ्ते किन ट्रिगर्स पर रहेगी बाजार की नजर। कुशल से समझते हैं कि आगे आने वाले हफ्ते में कौन से मेजर इवेंट्स होने वाले हैं। जी, तो आने वाला हफ्ता काफी एक्शन पैक होगा, जहां पर आप दिग्गज कंपनियां जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स के नंबर्स आते हुए दिखेंगे तीसरी तिमाही के। साथ ही एफएनओ स्पेस से डेल्टा कॉर्प और माइंडट्री भी फोकस में रहेंगे। पर मोर इंपॉर्टेंटली सोमवार की बात करें तो जापान के बाजार बंद रहेंगे। साथ ही 7 नए इंडाइसेस जो है एफएनओ में लॉन्च किए जाएंगे। इनफैक्ट जीएमआर इंफ्रा पर भी आपको नजर रखनी है, क्योंकि यहाँ पर जनवरी, फरवरी और मार्च के जो एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक्सपायर होते हुए दिखेंगे और 11 जनवरी से नए एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है यहाँ पर आपको इशू होते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही रेलटेल यहाँ पर अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक भी होगी 10 तारीख को ही। शेवट कंपनी लिमिटेड का बायबैक सोमवार से शुरू होकर 21 जनवरी तक खुला रहेगा और आनंद राठी वेल्थ, इसका जो है एंकर लॉक इन खत्म होता हुआ दिखेगा। आपको याद होगा 194 करोड़ रुपए की एंकर बुक यहाँ
यहाँ पर थी। स्पंदना स्फूर्ति और ग्रेविटा इंडिया पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक करेंगे। साथ ही आरपीपी इंफ्रा पार्टली पेड अप शेयर के लिए फाइनल कॉल के पैसे भरने की तारीख जो है वो 10 से 24 जनवरी रखी गई है। और इप्का लैब इसकी स्टॉक स्प्लिट 2:1 का जो था उसकी एक्स डेट होती हुई दिखेगी। और साथ ही अंत में 10 जनवरी के लिए एचपी एडहेसिव जो है वो T2T सेगमेंट से बाहर होता हुआ दिखेगा। तो यहां पर भी आपको नजर बनाकर रखनी है। 11 जनवरी मंगलवार की बात है। एस्कॉर्ट्स यहां पर ओपन ऑफर 11 से 26 जनवरी के बीच खुलने की संभावना है। हालांकि सूत्रों के हवाले से हमें ये पता चल रहा है कि यहां पर ये जो ओपन ऑफर की डेट्स है ये टल सकती है। 2000 रुपए प्रति शेयर का कुबोटा की तरफ से ये ओपन ऑफर आता हुआ दिखा था। 12 जनवरी नवंबर आईआईपी और दिसंबर सीपीआई के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। अजंता फार्मा बायबैक की रिकॉर्ड डेट है। साथ ही 13 जनवरी को इंडो अमीन्स यहां पर एक शेयर के बदले 2 शेयर मिलेंगे आपको, पर इसका जो शेयर विभाजन है इसकी एक्स डेट 13 जनवरी होती हुई दिखेगी। साथ ही 14 जनवरी अंत में शुक्रवार के सत्र में आप देखिए दिसंबर WPI के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। और ISMT किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि यहां पर KFIL की तरफ से जो ओपन ऑफर है वो 14 जनवरी को खुलकर 28 जनवरी को बंद होता हुआ दिखेगा। ऐसा इंडिकेटिव जो है ये डेट्स आती हुई नजर आ रही है। साथ ही ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट यहां पर EGM है 14 तारीख को ही। और रेट गेन और श्रीराम प्रॉपर्टीज हाल ही की जो IPO थी उनके एंकर लॉक इन खत्म होते हुए दिखेंगे। तो इन दोनों स्टॉक्स पर भी आपकी नजर जो है होनी चाहिए। जी, तो ये तो रही आने वाले बड़े इवेंट्स की बात। अब खबर हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन से जुड़ी हुई, जिसमें हमने देखा आज 20% का निचला सर्किट लगा। आखिर HGS से निवेशकों का भरोसा क्यों टूटा है, समझ रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष से। देखिए, कंपनी ने जो है 150 रुपए का स्पेशल डिविडेंड और एक शेयर पर एक शेयर का जो है बोनस दिया, लेकिन इसके बाद भी देखिए निवेशक जो है काफी निराश होते हुए नजर आ रहे हैं। दिन के दौरान स्टॉक जो है 20% के लोअर सर्किट पर जा गिरा। लगातार कंटिन्यूअस गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिली। इसके पीछे कारण अगर आप देखें तो समझे कि ट्रांजैक्शन कैसा हुआ है। दरअसल कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड इसके लिए दिया क्योंकि इन्होंने जो अपना हेल्थ केयर सर्विसेज कारोबार है इसे करीब 9000 करोड़ में बेचा था, तो जिसके चलते आप देखिए बड़ी नकदी कंपनी के पास आई थी, अच्छी लिक्विडिटी आई थी। इससे पहले ऑलरेडी कंपनी के पास 800 करोड़ का कैश था, यानी कैश अब काफी ज्यादा बढ़ गया। तो ऐसे में जो बाजार के निवेशक हैं जो इस कंपनी में निवेश कर रहे थे उनका मानना यह था कि स्टॉक में जो है बड़े डिविडेंड की घोषणा हो सकती है, कुछ बड़ा जो है डिविडेंड कंपनी की तरफ आ सकता है। लेकिन इसके विपरीत केवल 150 रुपए का जो डिविडेंड आया, क्योंकि अगर आप देखें तो कंपनी ने योजना बनाकर ये कहा कि देखिए नेट 9000 करोड़ में से टैक्स वगैरह हटा दें तो 7200 करोड़ जो है वो कंपनी को मिले। इसमें से 3200 करोड़ का जो है इस्तेमाल वो अपने भारत में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए करेंगे और बाकी का जो 2900 करोड़ है वो अपनी जो फिलीपींस मॉरिशस की जो सब्सिडरीज है वहां पर इसे निवेश किया जाएगा। यानी निवेशकों को अगर आप देखें तो बड़े डिविडेंड की उम्मीद थी, लेकिन क्योंकि सिर्फ 150 रुपए का डिविडेंड आया, क्योंकि कैश प्रति शेयर की अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करके देखें तो इस ट्रांजैक्शन के बाद ऑलमोस्ट 3500 रुपए प्रति शेयर के आसपास की आती है। इसके विपरीत केवल 150 रुपए का स्पेशल डिविडेंड मिलना, इसके चलते देखिए स्टॉक में भारी गिरावट आई और 20% के सर्किट पे जा गिरा है स्टॉक। तो इसी मुद्दे पर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड ग्लोबल CEO पार्था डिसरकर से बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। What I understand from you, सर, कि अब ये जो पैसा बाहर का है वो तो बाहर ही रहेगा और बाहर के बिजनेसेस में लगेगा। जो इंडिया में पैसा आपके पास 2900 ओड करोड़ बचा है वो भी आप यहाँ बिजनेस में और एक्सपांशन में लगाएंगे। इसका मतलब है कि एक जो बड़े डिविडेंड के लोगों को उम्मीद थी कि 2000 रुपए का आ जाएगा, 3000 रुपए का आ जाएगा पर शेयर, दैट इज रूल्ड आउट कंप्लीटली, राइट सर? So I didn't realize that people had such big expectation of, you know, नहीं सर, एक्सपेक्टेशन थी सीरियसली, यू वोंट बिलीव इट। हमने भी कैलकुलेशन किया, देन वी थॉट कि नहीं, इट मे नॉट बी राइट टू पुट दिस काइंड ऑफ रिसर्च कि इतना डिविडेंड आ सकता है, बिकॉज लुकिंग एट द बिग कैश जनरली यू डोंट सेल योर बिजनेस एवरी डे, राइट? और आपने अपना बिजनेस 50% प्लस बिजनेस आपने बेचा है, इतना बड़ा पैसा है, तो आपके इन्वेस्टर्स अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं। दे एक्सपेक्ट कि समथिंग विल कम बैक टू देम। So now it's your turn to convince them how their value, shareholders' value would increase. Absolutely. See, that is my job, right? We have to make sure that our shareholders benefit.
right? And we will have to do that. There are various ways of doing it. So I want people to wait and watch a little bit. Don't get too worked up about just one incident, where expectations could have been 2,000, 3,000 rupees and all of that. We never committed to pay that amount of dividend, right? It also has to, whatever goes back to the shareholder also has to be tax efficient. सोमवार के बाजार पर क्या रखे खास तैयारी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 40-50 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे, सीमित दायरे में थे। तो देखते हैं अमेरिका में किस तरह का कारोबार होता है। वॉलेटाइल काफ़ी हैं ग्लोबल मार्केट्स, तो उसका असर तो सोमवार सुबह दिखेगा ही। लेकिन हमारे बाजारों के लिहाज से सबसे अहमियत वाली बात जो होगी वो ये कि एफआईज की तरफ से जो कल बिकवाली के आंकड़े देखे थे, क्या वो आज खरीदारी में बदलते हैं। अगर आज एफआईज की खरीदारी के आंकड़े आपको नजर आते हैं तो सोमवार को बाजार डेफिनेटली 18,000 की तरफ तेजी से बढ़ने की कोशिश कर सकता है। पहला ट्रिगर वहां से होगा और दूसरा ट्रिगर होगा हल्के होते हुए बाजार का। जो आज इंट्राडे में करेक्शन आया उसमें पुट कॉल रेशियो आपका घटकर 1.15-1.20 के आसपास आया, तो वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि तेजी की पोजीशन थोड़ी सी बाजार में कम हुई है और ऐसे में हल्के बाजार के लिए ऊपर जाना आसान है। सपोर्ट लेवल कल के लिए जो रहेगा, सोमवार के लिए जो रहेगा वो 17,650, 17,700 ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 17,900, 17,950 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है और उसके बाद 18,000 के लेवल्स के आसपास जाते हुए दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 37,300, 37,500 सोमवार के लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 38,200 से 38,500 की रेंज में जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की तरफ से भी हो सकती है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर एक्शन रहेगा अब से लेकर बजट तक। धीमे धीमे गिरावट में कमजोरी वाले दिन इन्हें खरीदने के लिए तैयार हो जाइए और हो सकता है इंडेक्स आपको टाइम वाइज करेक्शन दे, थोड़े समय इन्हीं लेवल के आसपास वक्त बिताए। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में वक्त बिताने वाली कोई बात नहीं है, वहां पर मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और खरीदारी के ढेर सारे मौके भी हैं और फिर से तेज दौड़ लगाते हुए कई सारे इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव मिड कैप शेयर दिख रहे हैं। वहीं पर आपका सोमवार और अगले पूरे हफ्ते फोकस होना चाहिए। और आप जानते हैं सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी, हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। सोमवार के लिए कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताएंगे? गुड इवनिंग। सो देखिए, आज जिस तरीके से मार्केट ने वापस 17,800 के ऊपर क्लोज किया, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जिस तरीके से बेस अब हायर साइड पे शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि मार्केट में मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 17,950, 18,000 तक की अपसाइड हमें लगता है कि बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो 17,900 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है 101 रुपए के आसपास। इसमें 75 रुपीज का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट होंगे 150 रुपए तक के। तो निफ्टी में तेजी करना है 17,900 के कॉल को बाय करके। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है आज आईटी स्टॉक्स में वापस से मोमेंटम बनते हुए दिखा है, तो ओवरऑल आईटी सेक्टर हमें यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो टीसीएस पे बाय करने की सलाह रहेगी। मंडे के सेशन में टीसीएस भी बाय किया जा सकता है। 3950 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है टीसीएस में आते हुए दिख सकते हैं। 3815 के स्टॉप लॉस से टीसीएस भी बाय किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया राजेश जी, सोमवार की ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई आपने। संदीप जी, आपसे हम जानेंगे अब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कौन सी पिक? यस, भारत डायनेमिक्स एक बेहतरीन क्वालिटी पीएसयू है और पिछले कुछ दिनों से पीएसयू स्टॉक्स अच्छा भी कर रहे हैं और बजट के पहले पीएसयू स्टॉक्स और अगर डिफेंस स्टॉक हो तो मेरे हिसाब से एक अच्छा दाव हो सकता है। और आज देखिए कैसे एक डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में जो पीएसयू स्टॉक आता है, जीआरएससी, जो पीएसयू बुल रमेश दमानी जी उन्होंने स्टेक लिया और उसकी वजह से बढ़ा। तो मुझे लगता है कि पीएसयू स्टॉक्स में ओवरऑल काफी रुझान बढ़ा हुआ है। बेहतरीन फंडामेंटल्स है, जीरो डेट कंपनी है और गजब के क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर में दिए हैं। तो मुझे लगता है और ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्शन भी है। डिविडेंड यील्ड तो लाजमी है कि पीएसयूज देती हैं, 0.25% के लगभग का डिविडेंड यील्ड है। तो 455 के लेवल से अभी अच्छे खासे 397 के लेवल्स पे अवेलेबल है और डाउनसाइड मुझे ऐसा लगता है कि 380, 370 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंटली पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो काफी कम होते गया और एफआईआईज ने पिछले क्वार्टर में बढ़ाया है और डीआईआईज और एफआईआईज का मिला के 19% के लगभग है और प्रोमोटर की 75% के लगभग है और पब्लिक की सिर्फ 6% के लगभग है, जो कि कम होते आ रही है। सो विच कैन बी ए प्लस पॉइंट फॉर द स्टॉक। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इन लेवल्स पे लीजिए और आराम से जो टारगेट है 470, 490 का लगाए। भारत डायनेमिक्स में लॉन्ग टर्म खरीदारी करने की सलाह संदीप जैन की। बहुत शुक्रिया संदीप जी, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।